तमिलनाडु की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। टीवी के प्रमुख और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खाली खजाना वाले बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछली एमके स्टालिन सरकार राज्य पर भारी कर्ज और वित्तीय दबाव छोड़कर गई है। इस बयान के बाद डीएमके ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के साथ ही राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने पहले बड़े बयान में राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए। विजय ने कहा कि पिछली सरकार ने खाली खजाना छोड़ दिया है और राज्य पर भारी कर्ज का बोझ है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति को समझने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद डीएमके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह पारदर्शी है और ऐसे बयान जनता को गुमराह करने वाले हैं। डीएमके नेताओं ने कहा कि बजट दस्तावेजों में भी आंकड़े पहले से भी सार्वजनिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के संशोधित अनुमान में तमिलनाडु का कुल कर्ज लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर करीब 10.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं राज्य की जीएसडीपी लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। इसका मतलब है कि अगर कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात लगभग 26% से 28% के बीच है, जिसे विशेषज्ञ नियंत्रित सीमा में मानते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केवल कर्ज के आंकड़ों से किसी राज्य की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उनके अनुसार तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2024-25 में राज्य का विकास दर लगभग 11.2% दर्ज की गई, जो देश के बड़े राज्यों में मजबूत प्रदर्शन मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्ज अक्सर विकास परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए लिया जाता है। हालांकि राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष ही मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि तमिलनाडु भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो महाराष्ट्र के बाद आती है। यह एक अत्यधिक औद्योगिक राज्य है और देश में सबसे अधिक फैक्ट्रियों के मामले में पहले स्थान पर है। राज्य की लगभग 53.68% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिससे यह भारत का दूसरा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बन जाता है। सामाजिक संकेतकों में भी यह बेहतर प्रदर्शन करता है, जहां 2022-23 में केवल 1.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में दर्ज की गई। क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में यह तीसरे स्थान पर है और प्रति व्यक्ति आय में चौथे स्थान पर। 2005-6 से 2011-12 के बीच राज्य की औसत वृद्धि दर 10.3% रही, जो राष्ट्रीय औसत 6.9% से काफी अधिक थी। हालांकि 2012-13 से 2023-24 के बीच यह घटकर लगभग 6.3% रह गई, लेकिन फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक रही। कोविड-19 महामारी के दौरान तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई और 0.07% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। हाल के वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था ने फिर तेजी पकड़ी और 2024-25 में 9.6% की मजबूत वृद्धि का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत 6.4% से अधिक है। कुल मिलाकर तमिलनाडु भारत की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। ऐसे में डीएमके नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार ने कोविड महामारी, बाढ़ और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कल्याणकारी योजनाएं जारी रखी और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। वहीं विजय समर्थकों का कहना है कि नई सरकार केवल वित्तीय पारदर्शिता की मांग कर रही है और वास्तविक स्थिति को सामने लाना चाहती है। नई सरकार ने पहले ही कई बड़े वादों की घोषणा की, जिनमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मासिक सहायता, बेरोजगारी भत्ता और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन वादों को लागू करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए या उससे अधिक खर्च की आवश्यकता हो सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में यह बहस अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक नीति और भविष्य की दिशा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नई सरकार अपने बड़े वादों और राज्य की वित्तीय वास्तविकताओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है। तो सवाल यही है, क्या तमिलनाडु वास्तव में वित्तीय संकट में है या यह राजनीतिक दृष्टिकोण का अंतर है? इसका जवाब अब आने वाले महीनों में साफ होगा।